अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने फर्स्ट ईयर या क्लास 11 की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, इसके हवाले से डिस्कशन करनी है। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? तो वैसे मैंने इस लेक्चर में कुछ जो पॉइंट्स है वो खुद से ऐड किए हैं, लाइक मतलब बस सिर्फ आप समझे रीअरेंजमेंट मैंने की है जो आप लोग की बुक के सेंटेंसेस है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशंस लिखे हैं तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए याद करना समझना मुश्किल होगा। तो अगर इन केस आप लोग लेक्चर नोट कर रहे हैं, बिल्कुल यही सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो नोट कर ले और पेपर में इसको बिल्कुल ऐसी अंदाज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेल सिग्नलिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं क्विक एक इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर इसी पेज पे और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखें कि एक ऑर्गेनिज्म, जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो आप लोग देख ले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब अगर इन केस हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है। याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, ये एक दूसरे के साथ हर वक्त कम्युनिकेट करते रहते हैं। आप समझे, हर वक्त एक दूसरे के साथ साथ कंटेक्ट करते रहते हैं। एक ऐसे फिनोमेना को जिसमें तमाम के तमाम सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते रहते हैं, ऐसे फिनोमेना को हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। सो सेल सिग्नलिंग आसान अल्फाज में एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे सेल्स या दो सेल्स एक दूसरे के साथ हर वक्त कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, इसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। देखते हैं कि मैंने आप लोगों के ये जो नोट्स है इसमें क्या लिखा है। सो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे। लिखा है कि ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल द टाइम। ये तो सिर्फ और सिर्फ वही पहला लाइन है ना, कि तमाम के तमाम सेल्स जो है वो हर वक्त एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। Every cell in multicellular organism body are sending and receiving millions of messages in the form of chemical signaling molecules। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस सेंटेंस में कि जिस दौरान ये हम लेक्चर सुन रहे हैं या मैं लेक्चर दे रहा हूँ या हम कोई गपशप वगैरह कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारा हर एक सेल बिजी होता है। और बिजी क्या मतलब होता है कि वो मैसेजेस रिसीव भी कर रहा है और मैसेजेस वो क्या कर रहा है, सेंड भी कर रहा है। किस फॉर्म में मैसेजेस रिसीव और सेंड कर रहा है? केमिकल्स के फॉर्म में। और सेल्स के पास मैसेजेस भेजता है और सेल से मैसेजेस क्या करता है, रिसीव करता है। ये डेफिनेशन हो जाएगा। अ प्रोसेस बाय विच सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ईच अदर आर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। इसको आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मैसेजेस सेंड भी करते हैं और मैसेजेस रिसीव भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी मैसेजेस क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग, हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों का हो गया। It is found in all multicellular organism and is absent in unicellular organism। चूंकि असल में सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है तो जाहिरी सी बात है कि ये कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना होता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है आप समझे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में नहीं होगा, अमीबा में ये एब्सेंट होता है, उसमें सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, तभी तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द सेल सिग्नलिंग और बॉडी एक्ट्स एज वन यूनिट rather than as a collection of individual cells acting independently। क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में ये सेल सिग्नलिंग क्यों हो रहा है? एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट क्यों करना चाहता है या क्यों कर रहा होता है? यू हैव टू रिमेंबर कि इस सेल सिग्नलिंग की वजह से हमारा बॉडी वन यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। फर्ज करते हैं अगर सेल सिग्नलिंग नहीं होता, अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो हर सेल अपने फैसले कर रहा होता। सपोज करते हैं कि मैं बोलता हूँ जलजिला है, तो जलजिले में आप लोग देख ले कि हर सेल अपना फैसला कर रहा होता कि क्या करना चाहिए अभी हमें।
तो इंडिपेंडेंट फैसलों की वजह से आप लोग याद रखेंगे, अलग अलग फैसलों की वजह से क्या हो रहा होता है, जो है वो आप समझे कि रेंडमनेस क्रिएट हो रहा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर बॉडी ने 1 यूनिट के तौर पर एक्ट करना है और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करना है, तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखना चाहिए, उनको एक दूसरे को इन्फॉर्म करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, सो इस सेंटेंस का ये मतलब है, आसान है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये वाले जो पैराग्राफ है इसके अंदर आप लोगों ने सेल सिग्नलिंग को डिफाइन करने की कोशिश की है, तो मैं ये समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे बॉडी में ये वाला सेल चाहता है कि इस वाले सेल के साथ क्या करे, कांटेक्ट कर ले। ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। ये सेल इस सेल के साथ क्यों कांटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आप लोगों ने डिस्कस किया इसी की वजह से हमारा बॉडी 1 यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। कैसे कांटेक्ट कर रहा होता है, आप लोगों ने डिस्कस किया, कुछ केमिकल्स एक दूसरे के पास सेंड कर रहा होता है। पर क्या ये सेल सिर्फ और सिर्फ इसी सेल के साथ कांटेक्ट करता है? नहीं, ये हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ और सेल्स के साथ भी कांटेक्ट कर रहा होता है, उनको मैसेजेस भी भेजता है और उन सेल से क्या कर रहा होता है, मैसेजेस रिसीव भी कर रहा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, वो एक ही सेल से बने होते हैं, अकेले लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। सो सेल सिग्नलिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। ठीक है, अब इस सेल सिग्नलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमने क्या करना है, इन 2 टर्म्स को समझना है। देखते हैं कि ये 2 टर्म्स क्या होते हैं। एक है लिगेंड और दूसरे को हम बोलते हैं रिसेप्टर। लिगेंड्स क्या होते हैं और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस मैं आप लोगों के सामने नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि द सेल which want to communicate with other cell sends a signaling molecule also called ligand। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस किया है वो ये है कि सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल चाहता है कि इस वाले सेल के साथ कम्युनिकेट करे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है वो सेंड करना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल को जो कि उस सेल के पास भेज दिया जाता है, इस मॉलिक्यूल को हम या तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं या इसको हम लिगेंड बोलते हैं। सो आप समझे कि लिगेंड जो है वो एक मैसेंजर है, ये वहाँ पर मैसेजेस कैरी कर रहा होता है, मैसेजेस लेके जा रहा होता है। दिस मॉलिक्यूल इनिशिएट सिग्नलिंग एंड ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन टारगेट सेल। लिखा है कि ये मॉलिक्यूल जब इस सेल के पास आ जाता है, इस सेल को हम टारगेट सेल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल जब इस टारगेट सेल के पास आ जाता है तो ये सेल क्या करना शुरू कर देता है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। सो दिस मॉलिक्यूल इनिशिएट सिग्नलिंग एंड ट्रिगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन टारगेट सेल। इसके अंदर एक काम जो है वो शुरू हो जाता है। ये सेल इसको बताना चाहता है कि आप ये कर लो, तो वो रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। लिगेंड कैन बी प्रोटीन, लिपिड, अमाइनो एसिड, मेटाबोलाइट, गैस और एनी अदर मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से टारगेट सेल के पास आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज़ है। सो आप लोग नोट करेंगे कि ये प्रोटीन भी हो सकता है, ये लिपिड भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, मेटाबोलाइट भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आप समझे कि लिगेंड का जो नेचर है वो एक नहीं है, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। फिर डिस्कस किया है कि इट इज़ कैरीड बाय ब्लड और टिश्यू फ्लूइड टुवर्ड्स टारगेट सेल। हमें ये तो समझ आ गई है कि ये एक सेंडर सेल है, ये क्या करना चाहता है, ये मैसेज पहुंचाना चाहता है इस टारगेट सेल में। और ये भी हमें समझ आ गई है कि मैसेज जो यहाँ आता है, उस मॉलिक्यूल को, उस मैसेंजर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो यहाँ पहुँचता कैसे है, वो आता कैसे है, वो खुद चल के तो नहीं आ सकता ना। तो लिखा है कि लिगेंड इज कैरीड बाय ब्लड या टिश्यू फ्लूइड। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस चीज़ की मदद से, ब्लड की मदद से। इस वजह से आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे कि हम ब्लड को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम बोलते हैं। ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको ट्रांसपोर्ट मीडियम कहा जाता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगेंड पास थ्रू thousands of cells, however it binds only with specific protein called receptor located in या on target cell। इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि ये जो मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ रहा है,
ये जो मॉलिक्यूल जिसको आप लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगेंड बोलते हैं टारगेट सेल के पास जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये तो यहाँ पर हजारों सेल्स के करीब से गुजर जाता है, लिखा है ना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पास थ्रू, ये तो यहाँ पर बीच में बहुत सारे सेल्स के करीब से गुजरता है, क्योंकि हमारे बॉडी में तो 100 ट्रिलियन सेल्स है ना। तो क्या ये उन सेल्स पे एक्ट नहीं कर रहा होता? नो। आप लोग याद रखेंगे कि लिगेंड हर सेल पे एक्ट नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल पे एक्ट कर रहा होता है। इनको कैसे पता चलता है कि मुझे सिर्फ टारगेट सेल पे एक्ट करना चाहिए? क्योंकि टारगेट सेल पे आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। सो यही लिखा है कि हाउएवर इट बाइंड्स ओनली विद स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इन ब्लैक कलर के सेल्स पे नहीं है, तभी इन लोगों ने यहाँ पर एक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जाके यहाँ पर एक्ट हुआ है। आगे लिखा है एवरी लिगेंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये नहीं है कि बस जो भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल मिल गया उसके साथ अटैच हो गया तो काम चल जाएगा। मैं ये पैराग्राफ क्विक आप लोगों के सामने समराइज कर देता हूँ। इसमें डिस्कस किया है कि सपोज करते हैं फॉर वाइल यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल को मैं सेंडर सेल नाम दे देता हूँ। ये सेंडर सेल क्या करना चाहता है? ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस टारगेट सेल के साथ। इस सेंडर सेल को क्या करना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल सेंड करना पड़ेगा और उस मॉलिक्यूल को हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं या हम उस मॉलिक्यूल को लिगेंड बोलते हैं। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि इस सेंडर सेल से टारगेट सेल के पास ये जो मॉलिक्यूल आता है ये हमेशा किसकी मदद से आता है? ब्लड की मदद से या टिश्यू फ्लूइड की मदद से आता है। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये लिगेंड प्रोटीन, लिपिड कुछ भी हो सकता है। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये लिगेंड जब यहाँ पर पास हो रहा होता है तो इनके रास्ते में तो बहुत सारे और सेल्स भी आते हैं, क्या ये उन सेल्स पे भी एक्ट करता है? तो इसका आंसर है नो। ये लिगेंड उन सेल्स के पास मैसेज नहीं लेके जाता। इस लिगेंड को रिसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। और वो रिसेप्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पे होते हैं? टारगेट सेल पे मौजूद होते हैं, तो उस पे जाके एक्ट करके अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर डिस्कस किया है आप लोगों ने कि हर लिगेंड को अलग रिसेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। आई थिंक सो यहाँ तक आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि चलो लिगेंड जो है वो टारगेट सेल तक तो पहुंच गया। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल में कंसिडर कर देता हूँ कि इसके रिसेप्टर ने यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को तो रिसीव कर दिया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये एक्ट कैसे करेगा? तो इवेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग एट टारगेट साइट। टारगेट साइट का मतलब कि इस सेल तक जब ये पहुँच जाए तो ये लिगेंड क्या करेगा? सो आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि द इवेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग एट टारगेट साइट आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स। देखते हैं कि रिसेप्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। रिसेप्शन इज द टारगेट सेल डिटेक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सेल। ये स्टेप नंबर 1 है। इसमें वही बात डिस्कस की है जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी अभी डिस्कस की है कि यहाँ पर रिसेप्शन एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें ये टारगेट सेल क्या कर रहा होता है, यही टारगेट सेल इस एक्सटर्नल सिग्नल को, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? रिसीव कर लेता है, वेलकम कर देता है। A chemical signal is detected when the signaling molecule bind to a receptor protein located at the cell surface. लिखा है कि ये वाला जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर इस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। रिसेप्टर आप लोगों को पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि ये या तो इस सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होगा और कभी कभार ये होता है कि रिसेप्टर अंदर की तरफ भी मौजूद होता है। तो आप लोग बेशक बिल्कुल यही डायग्राम बना सकते हैं इस वाले रिसेप्शन वाले स्टेप के साथ। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलो केमिकल सिग्नल रिसीव हो गया, अब क्या होगा? ट्रांसडक्शन। द बाइंडिंग ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल change the receptor protein in some way initiating the process of transduction। लिखा है कि जब इस सेल के साथ यहाँ पर ये रिसेप्टर के साथ ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा
तो यहाँ पर इसी रिसेप्टर के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आप समझे कि ये एक प्रोटीन है, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो अंदर की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। द ट्रांसडक्शन स्टेज कन्वर्ट द सिग्नल टू अ फॉर्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। यही जो रिसेप्टर है ये अंदर की तरफ मैसेज भेजता है, अंदर की तरफ मैसेज सेंड कर देता है, और वही मैसेज एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सेल से लेना शुरू कर देता है, स्पेसिफिक अंदाज में वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सो ट्रांसडक्शन का मतलब होगा कि मैसेज का रिसीव होना, मैसेज का अंदर की तरफ जाना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इस पे हमने थोड़ी देर के लिए दोबारा बाद में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट डिस्कस किया है response. In the third stage of cell signaling, the transduced signal finally triggers a specific cellular response. जब यहाँ पर मैसेज इस सेल में आएगा, ये देख ले ये वाला सेल है, इसमें लिगेंड आ गया। स्टेप नंबर 1 में रिसेप्टर ने उसको रिसीव कर दिया। स्टेप नंबर 2 में मैसेज अंदर की तरफ चला गया, इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब ये वाला सेल क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो स्पेसिफिक वे में रिएक्शन कर रहा होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। डिफरेंट लिगेंड्स ट्रिगर डिफरेंट रिस्पॉन्स सच एज कैटालिसिस बाय एंजाइम, रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर ये सेल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, रिएक्ट कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पर इस लिगेंड पे। ये लिगेंड अंदर की तरफ जब आएगा तो कभी कभार ये क्या करता है, सेल के अंदर एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करा देता है, या किसी स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट करा देता है, या साइटोस्केलेटन के अंदर चेंज आ जाता है। तो रिएक्शन ऑफ द सेल माइट ईदर बी, यू नीड टू रिमेंबर, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सप्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ द जीन, या साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये जो तीनों स्टेप्स है ना, ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के अंदर आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। इस डायग्राम को अगर आप लोग नोट करेंगे, इंतहाई आसान सा डायग्राम है समझने में। आप लोग देख ले, बाहर से ये लिगेंड आ गया, इसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो आप लोग ड्रॉप देख रहे हैं, इसको अगर आप लोग नोट करेंगे तो ये देख ले, रिसेप्टर के साथ ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। सो ये वाला जो स्टेप है ये रिसेप्शन है। जैसे ही रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव कर दिया तो सेल के इनसाइड मैसेज भेज दिया। ये सेल का इनसाइड आप लोगों को नजर आ रहा है, और वहां पर क्या होना शुरू हो गया, वहां पर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया, दूसरे ने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जो है वो एक्टिवेट कर दिया। तो इनसाइड की तरफ ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इस मैसेज के ट्रांसमिशन को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये सेल के अंदर काम हो रहा है, और बीच बीच में ये जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं ट्रांसडक्शन में, इन मॉलिक्यूल्स को हम रिले मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, जो मैसेज अंदर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिले मॉलिक्यूल्स। चलो, मैसेज यहाँ तक आ जाता है तो अब ये मैसेज इस सेल के अंदर से एक स्पेसिफिक रिएक्शन चाहेगा कि आप रिएक्शन शो कर दो, कुछ बनाओ या कुछ बनाना बंद कर दो। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। सो स्टेप नंबर 1 में मैसेज आ रहा है, स्टेप नंबर 2 में वो मैसेज जो है अंदर की तरफ जा रहा है, और स्टेप नंबर 3 में उस मैसेज के अगेंस्ट रिएक्ट किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग एट टारगेट साइट। बस ये आसान है, यही डायग्राम आप लोग इसके साथ बना लें। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो रिसीविंग होता है, ये डिफरेंट है, तो हम वो डिफरेंट अंदाज डिस्कस कर लेते हैं। सो पाथवेज ऑफ सेल सिग्नलिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कि जब ये मैसेज यहाँ रिसीव होता है तो वो अंदर की तरफ कैसे पहुंचता है, ये पाथवेज जो है ये थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, सो पहला, ट्रांसडक्शन समटाइम्स अकर इन अ सिंगल स्टेप but more often requires a sequence of changes in a series of different molecule signal transduction pathway। मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर एक आइडिया दिया है, ये देख ले, ये एक सेल है, तो इस डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि कभी कभार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा तो वो यहाँ पर खुद अंदर जाके 1 स्टेप के अंदर चेंज ले आएगा, लेकिन कभी कभार 1 स्टेप में चेंज नहीं आता, बीच में एक मॉलिक्यूल ने बनना होता है, फिर दूसरे ने बनना होता है, फिर तीसरे ने बनना होता है, फिर चौथे ने बनना होता है, और फिर रिस्पॉन्स होगा। ये जो बीच में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में पढ़े भी है, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे।
सो ट्रांसडक्शन समटाइम्स अकर इन अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होगा, लेकिन अक्सर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसमें बनते हैं। उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, द मॉलिक्यूल्स इन द पाथवे आर कॉल्ड रिले मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आप लोग को डायग्राम में क्या दिखाया, रिले मॉलिक्यूल्स ये बीच वाले होते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस भी कर लेंगे मजीद। अब ये तो हमें समझ आ गई है, तो इसको दोबारा एक डिटेल वाले अंदाज में समझते हैं कि सपोज करते हैं कि प्रोटीन एक हार्मोन आता है या प्रोटीन लिगेंड आता है, वो रिएक्शन कैसे शुरू कर रहा होता है। सो हमने पढ़ना है प्रोटीन सिग्नलिंग, कैसे प्रोटीन सिग्नलिंग होता है। Protein and peptide hormone are water soluble, so they cannot pass through the plasma membrane of the cell. याद रखना है आप लोगों ने, इस सेंटेंस से एक एमसीक्यू सीधे सीधे रट्टा कर ले। आप लोग बोले हर वो चीज जो वाटर सॉल्युबल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकता। हर वो चीज जो वाटर सॉल्युबल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब प्रोटीन अगर सेल के पास आ जाए या पेप्टाइड अगर सेल के पास आ जाए, दोनों एक ही चीज है, तो ये तो वाटर सॉल्युबल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते। ये प्रोटीन आ गई, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते कभी भी। इस सेंटेंस का ये मतलब है। These hormones are environmental stimulus are first messenger. So ये क्या करेंगे, ये सेल के पास यहाँ आ तो जाएंगे। ये जो प्रोटीन हार्मोन है या इन्वायरमेंट से कोई लाइट वगैरह है वो यहाँ इस सेल के करीब आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं। प्रोटीन हार्मोन पे आप लोग सीधे सीधे रट्टा लगाए, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैसेंजर। क्यों, क्योंकि सेल के पास तो मैसेज यही लेके आता है ना बाहर से। अभी मैं खैर समझाऊंगा, टेंशन ना ले। सो प्रोटीन हार्मोन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता है। क्योंकि आप देख ले, ये सेल क्या कर रहा है, इस सेल के पास मैसेज पहुंचा रहा है, लेकिन ये जो मैसेज है ये सेल के अंदर तो नहीं जा सकता, ये तो दरवाजे पे ही रोका जाता है इसको, तभी इसको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता है। They bind with the receptor on plasma membrane of the target cell, starting a series of events in the cell which generates second messenger called cyclic AMP. लिखा है कि ये जो रिसेप्टर, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये तो इनसाइड द सेल चूंकि जा नहीं सकते, मैंने आप लोग को बताया वो वाटर सॉल्युबल है, तो ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो रट्टा आप लोग लगाएंगे कि प्रोटीन के लिए हमेशा जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसकी वजह से सेल के अंदर एक और मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं CAMP, या उसको बोलते हैं साइक्लिक AMP, हम उसको बोलते हैं। तो हार्मोन के फॉर्म में मैसेज आ रहा है, वो प्राइमरी मैसेंजर हो गया, और CAMP बन रहा है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। CAMP पे आप लोग रट्टा लगा ले, सेकेंडरी मैसेंजर है, डायग्राम में मैं समझाता हूँ, टेंशन ना ले। The second messenger then triggers various changes in the cell including activation of enzyme, gene activation, etc. ये डायग्राम आप लोग देख ले, शाबाश। आप लोग देखें ना, ये आप लोग सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक प्रोटीन हार्मोन आ गया बाहर की तरफ, ये बाहर वाला एरिया है। अब ये जो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है, ये देख लो, ये अंदर जा नहीं सकता। चूंकि अंदर नहीं जा सकता तो इसके लिए रिसेप्टर किधर मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज आप लोग यहाँ से ये याद रखेंगे इस वाले पैराग्राफ से, कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि प्रोटीन हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन पे। वो बोलेगा क्यों, अंदर क्यों नहीं है, आप बोलेंगे क्योंकि वो तो प्रोटीन हार्मोन तो अंदर जा ही नहीं सकता। सो रिसेप्टर ने उसको वेलकम कर दिया। अब ये रिसेप्टर क्या करता है, यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि ये रिसेप्टर अंदर मैसेज पहुंचाता है तो वहां पर एक सीक्वेंस, एक इवेंट शुरू हो जाता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स वहां पर शुरू हो जाता है। ये देख ले, एक मॉलिक्यूल से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, आखिर में एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं CAMP। और ये CAMP फिर क्या करता है, ये आखिरी लाइन में लिखा है कि ये अंदर की तरफ जाके मैसेज पहुंचा देता है। तो आप लोग देख ले यहाँ डायग्राम में, शाबाश। बाहर से सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज कौन लेके आ रहा है, पेप्टाइड हार्मोन, तो ये हो गया प्राइमरी मैसेंजर, लेकिन वो तो दरवाजे तक आ गया। फिर अंदर मैसेज कौन लेके जाता है, न्यूक्लियस तक, तो वो CAMP लेके जाता है, तो CAMP क्या हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर हो गया या सेकेंड मैसेंजर हो गया। इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिग्नलिंग हम बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो बन गए हैं, ये देख लो,
इन मॉलिक्यूल्स को जो मैंने आप लोगों को बताया, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को, इनको रिले मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो सेल के इनसाइड ये पाथवे फॉलो हो रहा है, इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये किसकी बात हो रही है? प्रोटीन सिग्नलिंग की बात हो रही है। आगे क्या होगा अगर हम स्टीराइड सिग्नलिंग की बात कर ले? सपोज करते हैं कि एक लिपिड आ जाए, तो वो क्या कर सकता है? क्या वो सेल के अंदर जा सकता है? स्टीराइड्स अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या चीज़ें हैं, तो आपने सीधे सीधे बताना है उनको कि स्टीराइड्स असल में लिपिड्स होते हैं। देखते हैं कि ये सेल के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद इंटरनल रिसेप्टर। मैंने यहाँ क्या लिखा है, आप लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि वाटर सॉल्युबल चीज़ें, इसका मतलब कि हाइड्रोफिलिक चीज़ें होती है, वो हाइड्रोफिलिक चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती। लेकिन यहाँ लिखा है कि हाइड्रोफोबिक चीज़ें जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। सीधे आप लोग रट्टा लगा लेना, मुश्किल काम को हटा दे। जो चीज़ें लिपिड से बनी होती है, जो चीज़ें स्टीराइड से बनी होती है, आप लोग याद रखेंगे कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। स्टीराइड से बनी हुई चीज़ें आप लोग याद रखेंगे सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस क्लास ऑफ लिगेंड्स आर स्टीराइड हार्मोन्स। यही बात हो रही है ना कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। और चूंकि वो क्रॉस कर सकते हैं तो इसके लिए रिसेप्टर अंदर की तरफ होंगे। फिर बोल रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? स्टीराइड्स। स्टीराइड्स का मतलब होता है लिपिड्स। मैं डायग्राम में समझाऊंगा, टेंशन ना ले। स्टीराइड्स आर लिपिड्स दैट हैव हाइड्रोकार्बन स्केलेटन विद 4 फ्यूज्ड रिंग। इस सेंटेंस का कोई तो यहाँ नहीं बनता, लेकिन सिर्फ समझा रहे हैं कि स्टीराइड्स क्या चीज़ें हैं? ये लिपिड्स हैं। स्टीराइड्स क्या है? लिपिड्स है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये स्टीराइड का डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। इसमें आप लोग देख लीजिए क्या है, 2 रिंग्स ये हो गए। इसी के साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ कि एक रिंग आप लोगों के सामने ये बना देता हूँ, ये तीसरा रिंग हो गया। और यहाँ पर मैं एक और रिंग बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये स्टीराइड है। ये स्टीराइड का स्ट्रक्चर है। हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इसको, 2 में सॉरी। Steroid hormones are lipophilic, fat-loving. It means they can freely diffuse across the plasma membrane of cell. आप लोगों की बुक में ये वाला सेंटेंस जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो उसमें भी डिस्कस किया है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो चीज़ें लिपिड से बनी होती है वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इस वजह से क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी तो लिपिड्स होते हैं ना, तो लिपिड्स के अंदर डिजॉल्व होके जा सकते हैं। सो स्टीराइड्स क्या है? लाइपोफिलिक है। इसका मतलब कि लिपिड्स लविंग है, लिपिड्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली जा सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं इसको। दे बाइंड टू रिसेप्टर इन ईदर ऑफ द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये सेंटेंस मैं समझाता हूँ, ये आप लोग यहाँ पर डायग्राम में जरा देख ले, शाबाश। ये सेंटेंसेस मैं समझाता हूँ। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाहर आ गया है, आउटसाइड की तरफ आप लोग देख ले आ गया है स्टीराइड हार्मोन। स्टीराइड हार्मोन को आप लोग देख ले सीधे सेल के अंदर चला गया। अब क्वेश्चन ये है इधर क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बना है, स्टीराइड हार्मोन भी लिपिड से बना है, और जो चीज़ लिपिड हो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। अंदर आ गया। जब अंदर की तरफ आ गया तो आप लोग देख ले कि इस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर अंदर की तरफ रिसेप्टर मौजूद है। तभी आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि दी स्टीराइड हार्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर इन ईदर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके लिए रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होगा या आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लियस में भी हो सकता है। अब क्वेश्चन वही है कि साइटोप्लाज्म में क्यों है, तो आंसर वही है क्योंकि ये तो अंदर बगैर इजाज़त के जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है? दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल मूव इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए एक्टिंग एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर जीन एक्सप्रेशन। लिखा है कि ये जो स्टीराइड हार्मोन है और इसके साथ साथ इसका ये जो रिसेप्टर है, इसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये इस सेल के बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर जाके डीएनए के साथ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और उस डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा? आरएनए। अगर इनकेस आरएनए बनेगा
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर प्रोटीन बनेगा, जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हार्मोन बाहर से आ गया और उसने देख ले यहाँ पर इसके अंदर एक अलग से रिएक्शन शुरू कर दिया। बस लास्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो कि स्टीराइड इन नेचर होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीराइड इन नेचर है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं और टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। इसमें से मैं आप लोगों से मुश्किल क्वेश्चंस जो है वो बाद में पूछूंगा, ठीक है। सो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने क्विक समराइज करने लगा हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो ये समरी 1 मिनट में देख ले आप लोग, और फिर उसके बाद आप लोग इसको जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और सारी का सारा तो करना है। तो पहली बात, जब भी एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है तो इसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। पहली बात, जिन मॉलिक्यूल्स की मदद से कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं लिगेंड। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स यहाँ जाते हैं ब्लड की मदद से। तीसरी बात, फिर आप लोगों ने याद रखना है कि वो मॉलिक्यूल अगर इनकेस प्रोटीन हो तो वो क्या करेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल अगर इनकेस लिपिड्स हो तो उनके लिए जो रिसेप्टर होंगे वो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। लिपिड्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं, वो मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन। मेरे ख्याल में कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर बताने हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो अपलोड करता रहूँगा रेगुलर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।